महाराष्ट्र विधानसभा की वोटिंग से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को मुंबई से सटे विरार के विवांता होटल में पैसे बांटने के आरोप में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घंटों तक घेरे रखा। वहां पुलिस पहुंची, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर का कहना है कि विनोद तावड़े यहां पर 5 करोड़ रुपए लेके पहुंचे थे और उनको एक डायरी मिली है, उस डायरी में 15 करोड़ की एंट्री है। ठाकुर का ये भी कहना है कि विनोद तावड़े को जब हमारे कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ पकड़ा और उन्हें घेरे रखा, तब विनोद तावड़े ने मुझे 25 कॉल किए और विनती की कि मुझे यहाँ से जाने दो। अब इस मामले में शिवसेना यूबीटी भी आक्रामक हो चुकी है। पार्टी के नेता संजय राउत ने एक ट्वीट करके कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का खेल खल्लास हो चुका है। दरअसल ये मामला सामने आने के बाद सभी राजनीतिक पार्टी की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि चुनाव वाले दिन मुस्लिम महिलाओं से बुर्का हटवाकर चेकिंग न की जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है, लेकिन सपा ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कई मांग की है। सपा का कहना है कि बीते लोकसभा चुनाव में पुलिस कर्मियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग के नाम पर भयभीत किया था, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ। वहीं कांग्रेस का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से अखिलेश यादव ऐसी बचकाना मांग चुनाव आयोग से कर रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव में बुर्का पहनकर फर्जी मतदान करती महिलाएं भी पकड़ी गई थीं। खास बात ये भी है कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और मतदाताओं से अपील भी की है कि चुनाव वाले दिन दिक्कत होने पर इन नंबरों पर फोन करके सहायता ले सकते हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के बीच माहौल बेहद गर्म होता जा रहा है। अंबेडकर नगर से सपा के सांसद लालजी वर्मा ने आज पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में कटहरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। यहाँ से सपा के सांसद लालजी वर्मा ने प्रशासन पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया है और पत्र लिखते हुए सांसद ने अपनी सुरक्षा भी वापस कर दी है। उन्होंने एसपी को लिखे पत्र में कहा है कि लाल पर्ची देकर मुस्लिम कुर्मी और यादव मतदाताओं को डराया जा रहा है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। पत्र में एसपी पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि आपने मुझे अतिरिक्त गनर देने की पेशकश की थी, लेकिन इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना मौजूदा गनर भी वापस कर रहा हूँ। वहीं लालजी वर्मा के इस पत्र पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी भड़क गए हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो तुरंत इस मामले का संज्ञान ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। आगरा में पंचायत राज विभाग के कार्यक्रम में मंच पर कुर्सी न मिलने से भड़के भाजपा विधायक, कहा 5 बार का विधायक हूं नीचे। दरअसल ये पूरी घटना पंचायत राज विभाग के कार्यक्रम की है। विभाग ने एक होटल के कन्वेंशन सेंटर में पंचायत सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा को मंच पर कुर्सी न मिलने से वो भड़क गए। कार्यक्रम के बीच ही उन्होंने आयोजकों पर चिल्लाकर अपनी भड़ास निकाली। कहा 5 बार का विधायक हूँ, क्या मैं नीचे बैठूंगा? 3 बार के और 1 बार के विधायक को मंच पर जगह दे दी गई, ये कोई तरीका है? छोटेलाल वर्मा का गुस्सा देखकर भाजपा के ही विधायक चौधरी बाबूलाल ने नाराज हो गए। उन्होंने भी मंच पर कुर्सी न मिलने की वजह से कहने लगे कि आयोजकों की व्यवस्था का कोई सलीका नहीं है। यहाँ आपको ये भी बता दें, कार्यक्रम के दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और 1 बार के विधायक को मंच पर जगह दे दी गई, जबकि बाबूलाल विधायक और छोटेलाल वर्मा को मंच पर जगह नहीं दी गई। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरातला गांव में हुई हिंसा को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच ही नहीं करवाना चाहती। हालांकि मंत्री की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया गया। फिलहाल तो मंत्रियों की कमेटी के साथ गांव के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और गांव के प्रतिनिधियों की बैठक में सरकार की ओर से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इन सभी को प्रस्ताव बताया और कहा कि जुडिशियल जांच के लिए सरकार फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। जुडिशियल की बजाय यदि संभागीय आयुक्त से जांच करवाई जाती है तो यह मामला जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।
हालांकि बाद में यह बात भी सामने आई थी कि गांव वाले लोग कुछ और भी चाहते थे। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री के पास ले जाया गया और मुख्यमंत्री के स्तर पर अब इस पूरे मुद्दे पर बड़ा फैसला होने वाला है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। नक्सल प्रभावित बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। दूसरे चरण में हो रहे इस चुनाव में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दुमका के बगल की सीट बरहेट से खुद हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में इस बात को लेकर सबकी नजरें टिकी है कि क्या बटेंगे कटेंगे और धार्मिक ध्रुवीकरण का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में परवान चढ़ाया, क्या दूसरे चरण में इन नारों का वोटरों पर कुछ असर होता है। ये भी कहा जा रहा है कि संथाल की एसटी बहुल सीटों में, जिस पर पिछली बार बीजेपी को मायूसी हाथ लगी थी, अपने पाले में जेम के कुछ कद्दावर नेता के लाने का कुछ फर्क पड़ेगा। तो वहीं दुमका में सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता लुइस मरांडी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन संजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दुमका। हिमाचल भवन दिल्ली को कुर्क करने के आदेश। हाईकोर्ट के फैसले से मची खलबली। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सैली कंपनी को 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम अदा न करने पर हिमाचल भवन नई दिल्ली की संपत्ति अटैच करने के आदेश पारित किए। साथ ही कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम 7% ब्याज समेत याचिका दायर करने की तारीख से देने को कहा है। अदालत ने प्रधान सचिव ऊर्जा को 15 दिन में जांच कर पता लगाने को कहा है कि किन दोषी अधिकारियों की चूक के कारण राशि जमा नहीं की गई। ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। बता दें कि वर्ष 2009 में सरकार ने कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। यह प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगाया जाना था। सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने के लिए बीआरओ को सड़क निर्माण का कार्य दिया था। समझौते के अनुसार सरकार ने कंपनी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी ताकि कंपनी समय पर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सके। कंपनी ने वर्ष 2017 में हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। राजधानी दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब स्तर पर चल रही है। मौजूदा AQI जो है वो 500 के करीब है। यानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर बताती है कि जो पॉल्यूशन है, जो हवा है, बेहद ही जहरीली हो चुकी है। अगर हम आसमान की बात करें तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि धूप खिली लेकिन है, मगर आसमान जो है धुंधला है। और तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि लगातार जिस चीज़ का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ग्रैप 4 लागू है, उसकी कितनी पाबंदियां हैं और उससे कितना असर दिल्ली के लोगों को मिलेगी राहत, ये देखना है। पाबंदियों के बाद जो हवा का स्तर कितना साफ होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बेहतर होगा, ये भी देखना है। लेकिन फिलहाल कहा यह जा सकता है कि PM 2.5 और PM 10 दोनों ही अपने चरम पर हैं, यानी खराब स्तर पर चल रहे हैं। जिस तस्वीर को हम बता रहे हैं लगातार की जो कोशिशें सरकार की थी कि किसी तरीके से ये जो पॉल्यूशन है इसको कम किया जाए, जहां BS4 इंजन की गाड़ियां और कंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से बैन किया गया है। स्कूल की फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं, ऑनलाइन चल रही है। कहा जाए कि ऑफिस जो वर्क फ्रॉम होम कई ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि कोशिशें भरपूर हैं, लेकिन तस्वीर कितनी बदलेगी ये देखना होगा क्योंकि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है खराब स्तर पर चल रहा है। हमेशा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। दिल्ली में चिकित्सा आपातकाल जैसी स्थिति है। वायु प्रदूषण लगातार दिल्ली NCR को अपनी चपेट में लिए हुए है। सांस लेना दूभर हो गया है, लेकिन ऐसे में जनता पिस रही है, लेकिन जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली बीजेपी जो है वो सोमवार से मास्क बांटने का काम कर रही है और मास्क की पॉलिटिक्स कर रही है। ना ही प्रदर्शन कर रही है, ना ही आरोप प्रत्यारोप कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मास्क बांट रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को अलग अलग स्कूलों में जाकर मास्क बांटने की हिदायत दी थी, ऐसे में दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को मास्क बांटने की कवायद शुरू कर दी है। राजधानी में प्रदूषण के मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने सोमवार को शहर के विभिन्न मेट्रो स्टेशन के बाहर मास्क बांटे और यही सिलसिला जो है वो मंगलवार को भी जारी रहा। बीजेपी के इस कैंपेन में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के साथ विधायक विजेंद्र गुप्ता, सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, मनोज तिवारी और NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल नजर आए। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रदूषण के मौजूदा संकट के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। अगर दिल्ली को इस भयानक स्थिति में पहुंचाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो केजरीवाल सरकार है। उन्होंने पिछले 10 सालों में प्रदूषण को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। अलग अलग जगहों पर मास्क बांटे जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से प्रदूषण के मंच पर फेल रही है। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो करीब 500 के आसपास पहुंच गया है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं आज आतिशी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण पर राजनीति कर रही है, उसका असर जो है वो दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। आतिशी ने यह भी बोला है कि यदि दिल्ली में प्रदूषण कम करना है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को निकल करके आगे आना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के लोगों को दम घोटने जैसी स्थिति में ला करके छोड़ दिया है। फिलहाल लेकिन जिस तरीके से AQI लेवल जो है वो 500 के पार पहुंच गया है, उसके सामने जितने भी जो इंतजाम प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं बौने पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर की हवा में जहर घोला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में लगातार पराली जलाई जा रही है। इस पराली के जलाए जाने से जो सीमांत ग्रामीण है उन्हें बेहद ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमांत ग्रामीणों के अनुसार उन्हें अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार कई इलाकों में पराली जलाई जा रही है। जब हवा का रुख हमारी ओर होता है तो जो पाकिस्तान की ओर से पराली जलाई जाती है उसका धुआं सीधा इधर आ रहा है। यानी जम्मू, सांबा, कठुआ में वायु प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से एंटी डस्ट गन, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वायु प्रदूषण पर थोड़ा काबू पाया जाए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार पराली जलाई जा रही है उससे अब लोगों को बेहद ज़्यादा परेशानी हो रही है। खासतौर पर बुजुर्ग जो हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है, जो मरीज हैं खासतौर पर जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं उन्हें भी बेहद ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोगों के अनुसार उन्हें पहले इस तरह का वायु प्रदूषण नहीं देखा है, लेकिन इस बार जो है वायु प्रदूषण का स्तर पहले से बेहद ज़्यादा है, जिससे लोगों को बेहद ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पोरबंदर के समंदर किनारे की गई एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024, जिसके तहत तमाम सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों ने आपस में तालमेल बिठाकर किया चक्रवात का सामना। गुजरात का समुद्री और तटीय इलाका पिछले कुछ सालों से लगातार कई चक्रवात का सामना कर रहा है। अमूमन हर साल किसी न किसी चक्रवात का खतरा गुजरात के तटीय इलाकों में मंडराता रहता है, लेकिन अब इस चक्रवात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NDRF, SDRF, नगर निगम सहित तमाम एजेंसियां अब आपस में तालमेल बिठाकर एक साथ चक्रवात का सामना करने को तैयार है। और उसी की एक एक्सरसाइज हमें पोरबंदर के समुद्री किनारे पर देखने को मिली। पोरबंदर के समुद्री किनारे पर संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज के तहत ओखा और पोरबंदर के बीच आए चक्रवात का मुकाबला करना था, जहां एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर में फंसे हुए लोगों को लिफ्ट करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं नेवी के जहाज समंदर में फंसे हुए मछुआरों को लोडर करते हुए बचाते हुए दिखाई दिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में एक दूसरे के साथ तालमेल रखने के आंधी तूफान, बाढ़, सुनामी या भूकंप जैसी कुदरती आपदा या मैन मेड डिजास्टर से निपटने के लिए पलक झपकते ही एक कंट्रोल रूम तैयार कर दिया गया। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, पोरबंदर, न्यूज़ 24। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिकन पुलिस ने कैलिफोर्निया स्टेट से किसी अज्ञात स्थान से गिरफ्तार कर लिया है और उसी की गिरफ्तारी के बाद उसको भारत लाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। बेशक इस मामले में कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा भी इंटरफियर किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले में कनेडियन एजेंसियां अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वहीं पर FBI के जो अधिकारी हैं वो लगातार ही भारत सरकार के साथ संपर्क में है। और यही कारण है कि चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हो, जिसमें हथियारों को हथियार सप्लाई किए गए थे, इसी तरह मुंबई में बाबा सदीकी की हत्या के मामले में भी अनमोल को नामजद किया गया था। और रही बात सलमान खान की, तो सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी अनमोल बिश्नोई को नामजद किया गया था। और इसी के चलते ही NIA ने अनमोल बिश्नोई के ऊपर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब श्रद्धालुओं का सफर घंटों के बजाय मिनटों में पूरा हो जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कटरा से शांडिशर तक रोपवे लगाया जाएगा। इसकी जानकारी दी है खुद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के
सीईओ ने। सीईओ के अनुसार अब वो श्रद्धालु जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो फिजिकली अनफिट हैं, वो आसानी से इस रोपवे के जरिए मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच पाएंगे। प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु देश विदेश से मां वैष्णो देवी के द्वार आते हैं और पिछले साल की बात की जाए यानी 2023 में 95 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए थे और लगातार इस साल भी श्रद्धालु जो है भारी संख्या में मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में कटरा से शानीशर तक जो रोपवे लगाया जाएगा, इसको लेकर श्रद्धालुओं में बेहद ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, फारसी में कहे गए इस शेर का मतलब है कि जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर घाटी की खूबसूरती से प्रभावित होकर अमीर खुसरू ने ये शेर कहा था और मुगल बादशाह जहांगीर भी कश्मीर घाटी की खूबसूरती से क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए वो भी अक्सर इस शेर को गुनगुनाते नज़र आते थे। और कश्मीर घाटी की खूबसूरती जो पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यहाँ का हर मौसम अपने आप में एक नया खूबसूरत नज़ारा पेश करता है और उसी में से एक मौसम पतझड़ का है। ऑटमन का ये मौसम जो है यहाँ कश्मीर घाटी में एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है, जिस दौरान यहाँ घाटी के अंदर पाए जाने वाले चिनार के विशाल आसमान को छूते पेड़ों के जो पत्ते हैं वो पहले तो लाल होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद एकदम से सुनहरे रंग में आते ही जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर जैसे पत्तों की सुनहरी कालीन बिछ जाती है। काफी खूबसूरत ये नजारा देखने के लिए होता है। कैमरामैन मुजुम रशीद के साथ आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24